प्यारे बच्चों, मैं संतोष पांडे, प्रवक्ता जीव विज्ञान महेश प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज रुधौली बस्ती। कल आप लोगों को अलैंगिक जनन पढ़ाया था, उसमें जो शेष रह गया था उसे हम आज आपको आगे बताएंगे। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आवे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आज हम आप लोगों को अलैंगिक जनन में बीजाणु जनन स्पोरुलेशन की क्रिया बताएंगे। बीजाणु जनन होता क्या है बेटो? ये सामान्य रूप से कवकों व शैवालों में पाया जाता है। इसमें पौधे के ऊपर एक कोश की पतली भित्ति वाले छोटे छोटे बीजाणु बनते हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों के आने पर पौधे से अलग होकर के अंकुरित होकर नए पौधों का निर्माण करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के बीजाणु बनते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स में चल बीजाणु, सुप्त बीजाणु, अचल बीजाणु, निश्चेष्ट बीजाणु इत्यादि बनते हैं। ये विभिन्न प्रकार के बीजाणु मातृ पौधे से अलग हो जाते हैं और अलग होकर के नए पौधे को जन्म देते हैं। जैसे कुछ होते हैं जिनमें फ्लैजला, इनके ऊपर बेटा ये होता है फ्लैजला, जिसे हम कशाभिका कहते हैं। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? कशाभिका कहते हैं। ये मातृ पौधे से अलग हो जाता है और अलग होकर के एक नए पौधे को जन्म देता है। कुछ लोगों का कल डाउट था बेटा कि पितृ और संतति पौधे किसे कहते हैं? पितृ पौधे जिनसे नए पौधे बनते हैं उन्हें हम पितृ पौधे कहते हैं, और जो नए पौधे बनते हैं, जिनका जन्म होता है या नए पौधे निर्मित होते हैं, उनको हम संतति पौधे कहते हैं। पितृ मातृ ये दोनों एक समान होते हैं, अर्थात माता पिता जैसे हमको जन्म देते हैं उसी प्रकार से पितृ और मातृ पौधे होते हैं जो अपने से एक नए पौधे को जन्म देते हैं, जिन्हें हम संतति पौधे कहते हैं। तो कुछ लोगों का शक था कि पितृ पौधे सर मातृ पौधे किसे कहते हैं, उसे आप जान लें कि जिनसे नए पौधों का निर्माण हो या जो नए पौधों को जन्म दें उन्हें हम पितृ या मातृ या पेरेंट प्लांट कहते हैं, और जो नए पौधे बनते हैं उनको हम संतति पौधे कहते हैं। तो बेटा बीजाणु जनन की क्रिया में कुछ शैवाल और कवक ये एक विशेष प्रकार के बीजाणु का निर्माण करते हैं अपने ऊपर, और यही बीजाणु इनसे अलग होकर के नए पौधे को जन्म देते हैं। सामान्य रूप से हम आपको यहाँ यूलोथ्रिक्स में कुछ प्रकार के बीजाणुओं को बनाए हैं। जैसे कुछ शैवालों में कभी कभी विशेष परिस्थितियों में सुप्त बीजाणु बनते हैं। यही सुप्त बीजाणु इनसे अलग होकर के नए पौधे को जन्म देते हैं। कभी कभी इनकी कोशिकाओं के भीतर ही अचल बीजाणु या अर्थात इनके ऊपर कोई फ्लैजला या लोकोमोटरी ऑर्गन या चलन अंग नहीं होता है, इसीलिए इनको हम अचल यानी कि गतिशील नहीं होते, अचल बीजाणु कहते हैं। सामान्य रूप से यूलोथ्रिक्स में ये सभी प्रकार के बीजाणु बनते हैं। आगे हम आपको बताएंगे अलैंगिक जनन की अगली क्रिया मुकुलन, बडिंग। जैसा कि नाम से ही विदित है, मुकुल बड्स, बड्स मतलब होता है एक आउटग्रोथ, प्रोजेक्शन। जो पौधे के ऊपर, जैसे ये कोई पौधा है, इसके ऊपर कोई छोटा सा एक आउटग्रोथ बनेगा, ये क्या होता है बेटा? आउटग्रोथ होता है। ये पौधे के ऊपर निर्मित होता है और धीरे से विशेष परिस्थितियों में ये पौधे से अलग हो जाता है और पौधे से अलग होकर के एक न्यू प्लांट या नए पौधे को ये जन्म देता है। ये बनने वाला जो होता है इसको हम बड कहते हैं, और बड बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। ये भी सामान्य रूप से सबसे ज़्यादा फेवरेबल देखा गया है ईस्ट कोशिकाओं में। ईस्ट कोशिकाओं में ये एकल कोश की होते हैं। ईस्ट कोशिकाओं के ऊपर इन्हीं में एक छोटा सा आउटग्रोथ बनता है, और यही आउटग्रोथ ये जो बनता है ये बड्स कहलाता है बेटा। ये बड्स इनसे अलग हो जाता है और अलग होकर के अंकुरित होकर के एक नए पौधे को जन्म देता है। जैसा कि हम आपको नोट्स में दिखा रहे हैं, इस प्रकार का विभाजन या जनन ईस्ट में पाया जाता है। इसमें कोशिका से बाह्य वृद्धि होकर एक या एक से अधिक छोटी छोटी रचनाएं बन जाती हैं, जो कोशिका से अलग हो जाती है और नई ईस्ट कोशिकाओं को जन्म देती हैं। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? मुकुलन कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे आसूत्री विभाजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों का बंटवारा एक तरह से नहीं होता है। सामान्य रूप से बेटा ये मान लीजिए आपकी ईस्ट, ये ईस्ट की मातृ कोशिका है। ईस्ट मातृ कोशिका में एक छोटा सा बड्स या मुकुल
बनना चालू होता है, जिसके हम आउट ग्रोथ या आउट प्रोजेक्शन कहते हैं, और यही बाद में इनसे अलग होकर के एक नए संतत पौधे को जन्म देता है। सामान्य रूप से इस प्रकार का भी बेटा जनन कहाँ पाया जाता है? कवकों में पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे आपको बेटा नए प्रकार की या दूसरे प्रकार की विभाजन, द्विविभाजन या बाइनरी फिजन। सामान्य रूप से बेटा ये भी एक कोश की जंतुओं में पाया जाता है। एक कोश की जंतुओं में ये बाइनरी फिजन या द्विविभाजन की क्रिया जो होती है सामान्यतः पाई जाती है। जैसे अमीबा, अगर हम अमीबा के केस में देखें, ये अमीबा का मान लीजिए कोई एक संरचना है। अब इसमें केंद्रक सहित अमीबा जितने भी भागों में डिवाइड होगा, जैसे मान लीजिए ये केंद्रक है और केंद्रक सहित यह किसी फरों के बनने या ग्रुप के बनने के कारण दो भागों में बढ़ जाएगा, तो दो अमीबा बन करके तैयार हो जाएंगे। ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ युगलीना को लिया है। युगलीना में सामान्यतः क्या होता है बेटा, ये केंद्रक है, एक कोश की प्राणी होता है युगलीना। युगलीना को हम कनेक्टिंग लिंक भी मानते हैं जंतु और पादप के बीच की, क्योंकि इसमें हरित लवक भी पाया जाता है और लोकोमोशन भी होता है फ्लैजिना के कारण, इसलिए इनको हम जंतु और पौधे दोनों के बीच की संयोजी कड़ी भी मानते हैं। अब देखो बेटा, इसमें ये युगलीना जो है धीरे धीरे एक ग्रुप बनाता है और इसका केंद्रक भी डिवाइड हो जाता है, और केंद्रक डिवाइड होकर के दो केंद्रक बना लेता है, और ये भी बीच से डिवाइड होकर के दो युगलिनी या डॉटर युगलिनी बना लेता है। इस प्रकार से होता क्या, द्विविभाजन। द्विविभाजन माने एक ही जीव जब बीच से कट करके या फट करके या किन्हीं कारण ग्रुप बना करके दो भागों में बढ़ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विविभाजन। बाइनरी फिजन, फिजन माने होता है बंटना, दो भागों में बढ़ जाना। तो यह सामान्यतः कहाँ होता है, एक कोश की जीवों में, जैसे युगलीना, अमीबा आदि में पाया जाता है। इसमें कोशिका केंद्रक सहित असूत्री या सूत्री कोशिका विभाजन द्वारा दो या दो से अधिक कोशिकाओं में बढ़ जाती है, और बनने वाली संतत कोशिकाएं नई जीव का निर्माण कर लेती हैं बेटा। इस प्रकार का जन्म कहाँ पाया जाता है, एक कोश की कोशिकाओं में। इसे हम क्या कहते हैं, द्विविभाजन या बाइनरी फिजन। ये भी क्या है, इसमें किसी भी प्रकार के लैंगिक अंग की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें अमीबा या युगलीना की कायिक संरचना या शरीर संरचना, जो शरीर होती है वही दो भागों में बढ़ करके दो नए जीवों को, अर्थात एक से दो जीव बनते हैं। अगला बेटा कायिक जनन, बात करते हैं कायिक जनन। व्हाट इज कायिक जनन? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन भी क्या है, यह भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। कुछ लोग बेटा इसको अलग से पढ़ते हैं कायिक जनन को, क्योंकि ये पौधे के जड़, तना, पत्ती या इनके द्वारा एक नए पौधे को जन्म देने की प्रक्रिया होती है। इसमें किसी प्रकार का बर्ड्स या किसी भी प्रकार का आउटग्रोथ या स्पोर्स का निर्माण नहीं होता है। सामान्यतः होता क्या बेटा इसमें, कि पौधे के संरचना में से ही उसकी पत्ती, जड़ या तना, कोई जड़, तना, पत्ती में से कोई एक भाग पौधे से अलग हो जाता है, और पौधे से अलग होकर के क्या करता है, नए पौधे को जन्म देता है। जैसे हम लोगों के यहाँ सामान्य रूप से देखिए गन्ने की खेती करते हैं। गन्ने में हम क्या करते हैं बेटा, ये मान लीजिए गन्ना है, तो इस पे यहाँ पे थोड़े छोटे इनके आइज लगी होती हैं, जिनको हम आँख कहते हैं। यहाँ से होता क्या, गन्ने को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके अलग अलग कर देते हैं। अभी ये क्या है बेटा, आपका स्टेम है, तना है। अब तना क्या है, ये इसकी शारीरिक संरचना है, कायिक संरचना है, और यही इससे अलग होकर के एक नए गन्ने को या नए पौधे को जन्म देती है। ठीक, कुछ जड़ें होती हैं, जैसे आप शकरकंद की जड़ें ले लें, तो शकरकंद की जो कंदिल जड़ें होती हैं, ये कंदिल जड़ें अलग होकर के क्या करती हैं, एक नए पौधे को जन्म देती हैं। तो इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं बेटा, कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन क्या होता है, पौधों में बीजों के अतिरिक्त कायिक या शारीरिक अंगों द्वारा जनन की क्रिया को कायिक जनन कहते हैं। अर्थात इसमें कोई स्पोर्स, कोई बर्ड्स, कोई अलग से कलिकाएं नहीं बनेंगी। इसमें होगा क्या, पौधे के सामान्य संरचना में से, जैसे उसकी जड़ है, तना है, पत्ती है, कोई एक भाग एक नए पौधे को जन्म देता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, कायिक जनन कहते हैं। अर्थात इसमें बीजों के अतिरिक्त कायिक यानी कि शारीरिक अंगों द्वारा जनन की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, कायिक जनन। अब कायिक अंग क्या होते हैं, कायिक अंग में हम तना, पत्ती, जड़, पौधे की ये तीन प्रमुख भाग होते हैं। इसमें हमने पहले बता दिया बीजों के अतिरिक्त, अर्थात इनमें फूल या बीजों की कोई बात नहीं आएगी। तना, पत्ती और जड़, ये तीनों क्या होते हैं, इसके कायिक वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। इन्हीं से अलग होकर के
यही अलग होकर के पौधे से क्या करते हैं, एक नए पौधे को जन्म देते हैं। इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। बेटा सामान्य रूप से कायिक जनन की क्रिया दो प्रकार से होता है। एक तो होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब नेचुरल, जिसमें मनुष्य की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है, पौधे के प्राकृतिक क्रिया के द्वारा या स्वयं पौधा अपने विभिन्न संरचनाओं के द्वारा नए पौधे को जन्म देता। और दूसरा होता है कृत्रिम, कृत्रिम मतलब होता है जो मानव के द्वारा प्रायोजित हो, अर्थात हम लोग जिसमें सहयोग प्रदान करें। ठीक, तो ये दो प्रकार के होते हैं कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आगे हम पढ़ते बेटा प्राकृतिक कायिक जनन क्या है। बात करते हैं प्राकृतिक कायिक जनन की, ध्यान से दें आप लोग। प्राकृतिक कायिक जनन नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है क्या, पौधे में स्वतः, स्वतः माने खुद, बिना किसी हस्तक्षेप के, मानव हस्तक्षेप के, पौधे में स्वतः होने वाले कायिक जनन को प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। इस प्रकार का कायिक जनन पौधे के निम्न अंगों द्वारा होता है। हमने बताया आपको, इनमें निम्न अंगों में कौन कौन से हो जाएंगे बेटा, जड़, तना, पत्ती, ये तीन भाग होंगे जिनके द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन पौधों में होता है, जिनमें हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा जड़ों द्वारा, बाई रूट्स। जड़ की अंग्रेजी क्या होती है, रूट्स होती है। तो कुछ पौधों की जड़ों, जैसे हम यहाँ आपको एग्जाम्पल में दिखा रहे हैं, शकरकंद की कंदल जड़ें हैं, डहेलिया की फूल की जड़ें हैं, ये नए नए पौधे को, ये जड़ें ही रोपित की जाती हैं और नए पौधे को जन्म देती हैं। तो ये क्या है बेटा, प्राकृतिक कायिक जनन है, अर्थात इसमें कोई विशेष क्रिया नहीं होती है, ये जड़ें ही नए पौधे को जन्म देती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन, वो भी किसके द्वारा, जड़ों द्वारा। तो इसमें हम आपको बताएंगे कुछ पौधों की जड़ों पर कई वर्धी कलिकाएँ, वेजिटेटिव बड्स विकसित होती हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में परिस्फुटित होकर नए पौधे को जन्म देती हैं, जैसे डहेलिया, सतावर, शकरकंद आदि में। तो ये बेटे क्या होती हैं, जैसे शकरकंद की ये कंदल जड़ें हैं, ये क्या होंगी, यही जड़ें, इनको रोपित कर दिया जाता है भूमि में, और ये जड़ें क्या करती हैं, नए पौधे को जन्म देती हैं, और इनके द्वारा बहुत सारी नए शकरकंद के पौधे या जड़ें तैयार होती हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन जड़ों द्वारा। ऐसे ही आपका डहेलिया की फूल की जड़ें हैं। आज के लिए बेटा इतना ही, धन्यवाद। शेष